हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आपका स्वागत है आज की क्लास में। तो आज की क्लास हमारी होने वाली है तुलनात्मक राजनीति क्या है, इसके क्षेत्र और प्रकृति क्या है। ये आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये वाला टॉपिक आते ही आता है हर साल। तो पढ़ते हैं आखिर ये होती क्या है। तुलनात्मक राजनीति किसी एक राजनीति व्यवस्था की अन्य राजनीति व्यवस्था से तुलना करने के तरीके को हम तुलनात्मक पद्धति कहते हैं। मतलब हम इसके शब्दों से ही हमें पता लगा कि तुलनात्मक राजनीति आखिर है क्या। मतलब एक देश की दूसरे देश की राजनीति से तुलना करना। इसी इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, या प्रक्रिया या विधि को हम तुलनात्मक राजनीति कहते हैं। इसी प्रकार तुलनात्मक राजनीति का अर्थ विभिन्न देशों की शासन प्रणाली की आपस में तुलना करना होता है। जैसे भारत व चीन के बीच तुलना करना हो, तो भारत में लोकतंत्र है तथा चीन में कम्युनिज्म शासन है। जैसे कि आपके इसके शब्द में बड़े आसान बनाया है, आपको समझ में आ रहा होगा, इसमें समझाने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो पॉइंट समझने लायक नहीं है मैं उसको समझा दूंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इसे साफ साफ समझ में आया। एक देश की दूसरे देश की राजनीति की तुलना करनी, जैसे कि भारत में लोकतांत्रिक है जबकि चीन में कम्युनिस्ट पार्टी सिस्टम है। अर्थात दो देशों के शासन व्यवस्था, कानून व्यवस्था, चुनाव प्रणाली तथा संस्थाओं की तुलना करना तुलनात्मक राजनीति के अंतर्गत आता है। इसके अंतर्गत क्या क्या होता है? शासन व्यवस्था, कानून व्यवस्था, चुनाव प्रणाली, संस्थाओं की तुलना इसके अंतर्गत आती हैं। तो तुलनात्मक राजनीति में अध्ययनकर्ता पहले दो देशों के शासन व्यवस्था की ही तुलना करते थे। तो पहले इसके अध्ययनकर्ता थे, पहले केवल दो देशों की ही आपस में तुलना करते थे। परंतु धीरे धीरे वे राज्य सरकारों, कार्यों, राज्यों के संगठन, राज्यों की नीति, उसके अंतर्गत संस्थाओं और राजनीतिक दलों एवं दबाव समूह आदि का भी अध्ययन करने लगे। तो कहने का था, जब तुलनात्मक राजनीति का प्रारंभ भी हुआ था तब पहले इसका अध्ययन करते क्या करते थे, केवल दो देशों के बीच ही तुलना करते थे। परंतु धीरे धीरे परिवर्तन होने के बाद जो अध्ययन करते थे वो राज्यों की सरकारों, कार्य और संगठन, राज्यों की नीतियों और उनके अंतर्गत आने वाली संस्थाओं की तुलना करने लगे। तुलनात्मक राजनीति केवल आधुनिक युग की देन नहीं बल्कि इसका अपना एक इतिहास है। मतलब ये अभी की नहीं है, आधुनिक काल की देन नहीं है, ये पहले से ही चली आ रही है। तुलनात्मक राजनीति के विकास की गाथा अरस्तु ने प्रारंभ होती है। तो ये कहाँ से प्रारंभ होती है? अरस्तु से। अरस्तु ने सबसे पहले 158 देशों के संविधान की तुलना का अध्ययन किया था। तो अरस्तु ही पहले ऐसे व्यक्ति थे और दार्शनिक थे जिन्होंने 158 देशों की राजनीति की तुलना की थी। अरस्तु के बाद अनेक विचारकों ने यह सोचा कि कौन सी शासन व्यवस्था किस समाज के लिए ज़्यादा बेहतर हो सकती है। तो अरस्तु के बाद अनेक विचारकों ने सोचा कि ऐसी कौन सी शासन व्यवस्था है जो हमारे देश के लिए अच्छी हो सकती है। उनकी इस बात में तुलना शब्द का समावेश हो जाता है और इसी इसी से उनकी तुलना का अंत हो जाता है। किसका? अरस्तु की तुलना का। अरस्तु के बाद मैकियावेली, मोन्टेस्क्यू, मार्क्स आदि ने तुलनात्मक विश्लेषण का विकास करके तुलनात्मक राजनीति का विकास किया। हेलो, अरस्तु और कौन कौन सा है? मैकियावेली जैसे दार्शनिक, मोन्टेस्क्यू, मार्क्स, इन सब ने भी तुलनात्मक राजनीति की अपनी अपनी परिभाषाएं दी हैं। इस तरह एक लंबे विकास के दौर से गुजरती हुई तुलनात्मक राजनीति अपनी वर्तमान अवस्था तक पहुंच पाई है। तुलनात्मक राजनीति अनेक उतार चढ़ाव आए और आज यह एक विषय के रूप में हमारे सामने है, स्वतंत्र विषय के रूप में। इसमें बहुत से उतार चढ़ाव आए तब जाके एक इतना बड़ा विषय बन के हमारे सामने प्रस्तुत है। अरस्तु से लेकर वर्तमान अवस्था तक तुलनात्मक राजनीति के विकास का अध्ययन निम्न प्रकार से किया गया है। देखते हैं कितने प्रकारों से इसका अध्ययन किया है। दूसरे विश्व युद्ध तक तो तुलनात्मक राजनीति के विकास में केवल दो देशों का शासन व्यवस्था का अध्ययन किया जाता था। मतलब दूसरे विश्व युद्ध से पहले यानी पहले विश्व युद्ध तक केवल दो देशों की ही तुलना की जाती थी इस विधि या इस प्रक्रिया में। परंतु दूसरे विश्व युद्ध के बाद तुलनात्मक राजनीति में दो देशों की सरकारों के बारे में अध्ययन किया जाने लगा। मतलब पहले तो दो देशों की बारे में अध्ययन करते हुए उसके बाद परिवर्तन क्या हुआ कि अध्ययनकर्ताओं ने उनकी सरकारों का भी तुलना करना शुरू कर दिया, या फिर एक ही देश की आपसी सरकारों की तुलना होने लगी। तुलनात्मक राजनीति में वर्तमान समय में दल समूह, संस्थाएं, कानून व्यवस्था तथा दबाव समूह का अध्ययन होता है। अब वर्तमान में क्या होता है? तुलनात्मक राजनीति में संस्थाओं, कानूनों, व्यवस्थाओं तथा दबाव समूह या फिर संगठनों का भी आपस में तुलना की जाती है। जैसे कि हमारे देश में अनेक राज्य हैं, उनके आपस में राज्य की संस्थाओं के बारे में तुलना करना,
आपस में राजनीतिक प्रक्रियाओं के बारे में तुलना करना, जो कि अभी चल रहा है वर्तमान में। तुलनात्मक राजनीति का विकास। तुलनात्मक राजनीति का विकास पद्धति का प्रयोग प्राचीन समय से ही होता आया है। इस पद्धति का प्रयोग विद्वानों ने किया। अरस्तु, मोंटेस्क्यू, सिसरो, ब्रेस और फाइनर आदि, इन सब ने क्या किया, इसका विकास किया। अरस्तु ने 158 संविधान का अध्ययन किया था। मोंटेस्क्यू ने ब्रिटेन और फ्रांस के संविधान की तुलना की और शक्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। मोंटेस्क्यू ने इसकी क्या किया, ब्रिटेन और फ्रांस के संविधान की तुलना की और शक्ति के सिद्धांत पर प्रतिपादन किया था। लॉर्ड बिरोरेस ने तुलनात्मक पद्धति का प्रयोग करते हुए लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की सफलता से तत्व बनाया। इसने क्या किया, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के तत्वों का निर्माण किया, उनके बारे में बताया। और अरस्तु का तुलनात्मक राजनीति के परंपरागत दृष्टिकोण का जनक माना जाता है, क्योंकि शुरुआत ही इनसे हुई थी। उसने सबसे अच्छी और सबसे बुरी शासन प्रणाली पर विचार दिए। अरस्तु ने अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स में राजनीति अध्ययन पद्धति में कई प्रश्न उठाए और उनका समाधान किया। जो अरस्तु थे, एक ये बहुत बड़े विचारक हैं, हम इसके बारे में शुरुआत से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं, फर्स्ट सेमेस्टर से ही। तो उन्होंने अपनी बुक यानी पुस्तक में पॉलिटिक्स में राजनीति अध्ययन की पद्धतियों के बारे में विचार किया, जो कि अनेक पद्धतियाँ थी, और उन्होंने कई प्रश्न भी उठाए उन पद्धतियों पर कि इसमें क्या परिवर्तन होना चाहिए। अरस्तु ने ही राजनीति शास्त्र को अन्य शास्त्रों से अलग करके एक स्वतंत्र शास्त्र बनाया। अरस्तु ने ही राजनीति शास्त्र को एक अलग शास्त्र के रूप में परिभाषित किया। अरस्तु को राजनीतिक विज्ञान का जनक भी कहते हैं। ये हम फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं कि अरस्तु को पॉलिटिक्स का जनक यानी राजनीतिक विज्ञान का जनक कहते हैं। इस प्रकार अरस्तु ने तुलनात्मक राजनीति का विकास किया। तो ये था अरस्तु ने किस प्रकार इसका विकास किया। तो आगे बढ़ते हैं, इसकी परिभाषाएं क्या हैं। तो जीन बेलिड लिख दिया है, ब्लोडेड है, के अनुसार तुलनात्मक राजनीति समकालीन विश्व में राष्ट्रीय सरकारों के प्रतिरूप का अध्ययन करते हैं। जो जीन ब्लेडेड कहते हैं कि तुलनात्मक राजनीति समकालीन विश्व में राष्ट्रीय सरकारों के प्रतिरूप का अध्ययन करती है, मतलब राष्ट्रीय स्तर पर सरकारों का अध्ययन किया जाता है। जबकि एम.जी. स्मिथ कहते हैं कि तुलनात्मक राजनीति राजनीतिक संगठनों के प्रकार, गुणों तथा संबंधों और परिवर्तनों के तरीकों का अध्ययन करती है। तो इसी का ठीक थोड़ा परिवर्तन करके एम.जी. स्मिथ परिभाषा देते हैं कि तुलनात्मक राजनीति में राजनीति के संगठनों और उसके प्रकारों, उसके गुणों तथा संबंधों की तुलना की जाती है। तो आपको कोई भी दो परिभाषा याद करनी है, आप कम से कम दो परिभाषाएं लिख के आएंगे पेपर में, जो आपका कल पेपर है। तो एडवर्ड फ्रीमैन ये भी एक परिभाषा देते हैं। ये कहते हैं कि तुलनात्मक राजनीति सरकार के विविध रूपों और विभिन्न राजनीतिक संस्थाओं का तुलनात्मक विश्लेषण है। जो एडवर्ड फ्रीमैन है वो कहते हैं कि राजनीतिक सरकार में विभिन्न रूप होते हैं और उनकी आपस में तुलना करना राजनीतिक वो तुलनात्मक राजनीति कहलाती है। जो उनकी विभिन्न संस्थाएं होती हैं और उनके रूप होते हैं, उनकी आपस में तुलना करना। और महलर के अनुसार तुलनात्मक राजनीति में राजनीति का तुलनात्मक अध्ययन शामिल है, जैसे राजनीतिक दल, राजनीतिक विचार, राजनीतिक व्यवहार। जो महलर है वो कहते हैं तुलनात्मक राजनीति में अनेक अध्ययन है, जैसे कि हम किसी का भी अध्ययन कर सकते हैं राजनीतिक दलों के, मतलब एक ही राज्य के दो दलों का आपस में तुलना करना, राजनीतिक विचार के, राजनीतिक व्यवहार के। जैसे कि हमारे देश में दो पार्टियां हैं जो हमें सबसे ऊपर दिखती है, जैसे कांग्रेस हो गई, बीजेपी हो गई। तो हम उसकी आपस में क्या तुलना करते हैं, उसके शासकों की तुलना कर लेंगे, या प्रतिनिधि की, जैसे मोदी जी हो गए और राहुल गांधी, उनकी आपस में तुलना करना। इसी प्रकार ये कहते हैं कि हमें एक ही देश में रहकर एक ही देश के सरकारों या गतिविधियों की आपस में तुलना कर सकते हैं, मेलर के अनुसार उनका कहना है। तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति। आज तुलनात्मक राजनीति एक स्वतंत्र विषय के रूप में अपना स्थान प्राप्त कर चुकी है। आज के समय में देखें तो तुलनात्मक राजनीति एक अपना विशेष स्थान प्राप्त कर चुकी है, क्योंकि इसके बिना हम दूसरे देश की राजनीति के बारे में पता नहीं कर सकते, ये सत्य है। प्राचीन काल में तुलनात्मक राजनीति का संबंध केवल विभिन्न सरकारों की तुलना मात्र से ही माना जाता था। प्राचीन काल यानी पुराने समय में केवल सरकारों की तुलना की जाती थी, परंतु अरस्तु ने वैज्ञानिक पद्धति का आरंभ करके तुलनात्मक अध्ययन की एक नई दिशा देने का प्रयास किया। परंतु जब से अरस्तु ने इसका
अध्ययन किया है और उसके बारे में बताया, तब से हम अनेक सरकारों के अलावा संगठनों, समूहों और साथ साथ दलों की भी तुलना कर सकते हैं। तुलनात्मक राजनीति के अनुसार हम किसी भी चीज़ की तुलना कर सकते हैं, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर पर हो, चाहे राज्य स्तर पर हो, चाहे वो जिला स्तर पर हो। छोटे स्तर पर भी हम तुलनाएं करते हैं, जो वर्तमान में हम करते हैं। हेरोडोट्स जे भी तुलनात्मक राजनीति का विकास किया है, लेकिन उनका अध्ययन केवल राजनीतिक संस्थाओं, उनके ढांचे, सरकारों तक ही सीमित था। इन्होंने भी मतलब हेरोडोट्स ने भी इसका विकास किया, परंतु यह उनके राजनीतिक संस्थाओं और ढांचे तक ही सीमित था, ये राष्ट्रीय स्तर पर नहीं पहुंच पाए। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति में काफ़ी बदलाव आया। अब इसमें राजनीतिक संस्थाओं के ढांचे व कार्यों के साथ गैर राजनीतिक समुदाय तथा निजी संस्थाओं व उनके व्यवहार का भी अध्ययन शामिल है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद क्या परिवर्तन आया इसमें, इस प्रक्रिया में? इसमें हम राजनीतिक संस्थाओं, उसके ढांचे, उसके कार्यों तथा उसके समुदायों तथा निजी संस्थाओं व उनके व्यवहार की भी तुलना करने लगे। आज तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति बदल चुकी है, इसलिए विद्वानों ने मतभेद का उभरना भी स्वाभाविक है। तो आज के समय में देखें तो क्या क्या हो चुका है, तुलनात्मक राजनीति में काफ़ी परिवर्तन आ चुके हैं। प्राचीन तुलनात्मक राजनीति से वर्तमान की राजनीति में काफ़ी परिवर्तन हो चुके हैं। उसमें हम छोटे छोटे स्तर से बड़े स्तर से लेकर छोटे स्तर तक भी हम राजनीति की तुलना कर सकते हैं, चाहे वो राजनीति से जुड़ी कोई भी प्रक्रिया हो सकती है। तो आगे बढ़ते हैं, तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति के प्रकार। इसके प्रकार कौन कौन से? लंबात्मक तुलनात्मक राजनीति और क्षैतिज। तो इन दोनों के बारे में आपको लिखना है। जब इसके ऊपर क्वेश्चन आता है तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति और क्षेत्र बताइए, तो उसमें आपको प्रकार भी लिखने हैं। इम्पोर्टेंट है ये। अगर आपको नहीं आते हैं तो आप डिफाइन करने की बजाय इन दोनों के बारे में दो लाइन भी लिख सकते हैं। पहले पढ़ते हैं लंबात्मक तुलनात्मक अध्ययन में हम तुलनात्मक राजनीति की एक ही देश में विभिन्न स्तरों पर स्थापित सरकारों, राष्ट्रीय, राज्य व स्थानीय, यानी कि एक ही स्तर पर वो राष्ट्रीय और राज्य और स्थानीय स्तर पर और इनको प्रभावित करने वाले राजनीतिक व्यवहारों की तुलना और विश्लेषण का अध्ययन करते हैं। जो पहली प्रक्रिया उसमें क्या कहते हैं हम लंबात्मक तुलनात्मक राजनीति में हम क्या कहते हैं, एक ही देश के राष्ट्रीय, राज्य व स्थानीय स्तर की आपस में तुलना करते हैं। अधिक व्यापक अध्ययन से मतलब व्यापक मतलब बहुत लंबा अध्ययन से राष्ट्रीय व प्रादेशिक सरकारों में असमानताएं दिखाई देती हैं। राष्ट्रीय सरकार प्रभुत्व संपन्न होने के नाते स्थानीय सरकार से अधिक शक्तिशाली होती हैं। जब हम एक ही देश के सभी स्तरों की तुलना करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि राष्ट्रीय सरकार संप्रभु नज़र आती है और उसी के उल्टा स्थानीय सरकार अधिक शक्तिशाली नज़र आती है। इस तरह से क्या हो जाता है, हमारा अध्ययन ही लंबा हो जाता है। इसलिए इससे लंबात्मक तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन करना बड़ा ही कठिन और जटिल है। तो आगे बढ़ते हैं, लंबात्मक तुलना संस्थाओं के औपचारिक अध्ययन के लिए तो सहायक हो सकती है, लेकिन राजनीतिक व्यवहार की वास्तविकता का ज्ञान इससे नहीं मिलता। हम इसके औपचारिक अध्ययन तो कर सकते हैं, लेकिन इसका व्यवहारिक अध्ययन हमें पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं होता है। अतः लंबात्मक तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति को वास्तविक रूप से समझना असंभव है। इसलिए हम लंबात्मक प्रक्रिया में क्या नहीं कर सकते, किसी भी देश की वास्तविक रूप से राजनीति को समझ नहीं सकते, उसकी प्रकृति को नहीं समझ सकते। इसलिए लंबात्मक तुलना की धारणा आज मान्य नहीं हो सकती। इसलिए वर्तमान में ये प्रक्रिया क्या है, मान्य नहीं है। और दूसरा, क्षैतिज तुलनात्मक अध्ययन। इस धारणा के समर्थकों का कहना है कि तुलनात्मक राजनीति तो राष्ट्रीय सरकारों की क्षैतिज तुलना है। ऐसी तुलना ही वास्तविक अध्ययन का आधार है। इस प्रकार की तुलना एक ही देश की राष्ट्रीय सरकारों में भी हो सकती है तथा दूसरे देश की राष्ट्रीय सरकारों में भी हो सकती है। और कहना कहता है जो क्षैतिज तुलनात्मक अध्ययन है, इसमें हम राष्ट्रीय स्तर से लेके, चाहे वो दो देश की राष्ट्रीय स्तर की बात कर रहे हो, चाहे जिला स्तर की बात कर रहे हो, चाहे राज्य स्तर की, हम तीनों की तुलना कर सकते हैं। और जो नहीं हम एक ही देश की करें, अन्य देश की भी कर सकते हैं इसमें। तो इसको समझना काफ़ी आसान और सरल है। यह तुलना समय और भौगोलिक सीमाओं से परे है।
ऐतिहासिक आधार पर एक ही देश की राष्ट्रीय सरकार भी समकालीन राष्ट्रीय सरकार के साथ तुलना की जा सकती है। ऐतिहासिक आधार पर, इतिहास के आधार पर भी हम एक देश की राष्ट्रीय स्तर की सरकार की तुलना दूसरे देश के राष्ट्रीय स्तर से कर सकते हैं। जैसे कि हमारे भारतीय इतिहास की बात करें तो हम एक औपनिवेशिक काल से गुजरे हैं, मतलब गुलामी से गुजरे हैं, और उसी गुलामी के आधार पर अगर हम दूसरे देश से तुलना करें, जैसे चीन से या फिर नेपाल से, जो कि कभी गुलाम नहीं हुआ है, तो उसमें हम काफ़ी असमानताएं देखेंगे दोनों देशों के बीच। इस प्रकार की तुलना वर्तमान राजनीतिक व्यवहार की प्रकृति को समझने में सहायक होती है। और जो क्षैतिज तुलना है वो वर्तमान की राजनीति को समझने के लिए काफ़ी सरल और आसान प्रक्रिया है। तो आगे बढ़ते हैं, इसके क्षेत्र कौन कौन से हैं। तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति के समान ही इसके क्षेत्र के संबंध में विद्वानों ने बड़ा मतभेद है। जिस तरह इसकी प्रकृति को लेकर विद्वानों में मतभेद है, उसी प्रकार इसके क्षेत्र को लेकर भी अनेक विद्वानों में मतभेद हैं। तुलनात्मक राजनीति का विशेष क्षेत्र आज भी सीमांकन की अवस्था में है। सीमांकन में सिमटा हुआ। जी के रॉबर्ट ने तो यह तक लिख दिया है, तुलनात्मक राजनीति सब कुछ है या कुछ भी नहीं। जो जी के रॉबर्ट है वो कहते हैं या फिर तुलनात्मक राजनीति वर्तमान में सब कुछ है या फिर वह कुछ भी नहीं है। तुलनात्मक राजनीति के विषय क्षेत्र के संबंध में सबसे बड़ी समस्या है कि इसके विषय क्षेत्र में क्या क्या सम्मिलित किया जाए, और इसकी सबसे बड़ी समस्या क्या है कि इसके साथ हम कौन कौन सी चीज़ों को शामिल कर सकते हैं। सबसे बड़ी समस्या तो यही है कि इसके क्षेत्र में कौन कौन से क्षेत्र शामिल किए जाएं। क्या इसके अध्ययन से बाहर रखा जाए। हैरी एक्सटीन का कहना है कि आज यह एक ऐसा विषय है जिसमें अत्यधिक विवाद है, क्योंकि यह संक्रमण स्थिति में है। संक्रमण स्थिति से तात्पर्य से अभी कोविड का संक्रमण हुआ था तो पूरा विश्व इससे प्रताड़ित था, क्योंकि यह संक्रमण स्थिति है एक प्रकार की विश्लेषणात्मक से दूसरे प्रकार की शैली में प्रस्थान कर रहा है। परंपरावादियों के अनुसार तुलनात्मक शासन का अर्थ है कि शासन के कानूनी क्षेत्रों तथा प्रक्रियाओं की इस दृष्टि से अध्ययन करना कि वे शासन के विभिन्न अंगों, विधायिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका के मध्य परिणाम हो। मतलब परंपरावादियों के अनुसार, मतलब वर्तमान के जो इसके दार्शनिक है उनका कहना कि तुलनात्मक राजनीति इस प्रकार से अध्ययन करना चाहिए जिससे कि हम किसी भी देश के विभिन्न अंगों, जैसे विधायिका होती है, कार्यपालिका होती है और न्यायपालिका, उनकी आपस में तुलना कर सकें कि इनके आपस में कौन कौन से गुण मिलते हैं, कौन से गुण नहीं मिलते। और निष्कर्ष आप लिख सकते हो, अपनी तरफ से बना के लिख सकते हो, और एक छोटा सा निष्कर्ष मैंने भी लिखा है। तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन की परंपरा अति प्राचीन है। ये सत्य है कि हम पढ़े अरस्तु के ज़माने से है। ये जीन ब्रोडेट के अनुसार तुलनात्मक सरकारों का अध्ययन अत्यधिक प्राचीन, सर्वाधिक कठिन और बहुत ही महत्वपूर्ण है, और आरंभ से ही मानव के ध्यान को आकर्षित कर रहा है। और जीन ब्रोडेट क्या कहते हैं कि उनके अनुसार ये तुलनात्मक राजनीति अत्यधिक प्राचीन और बहुत कठिन प्रक्रिया है, जो कि हमारे जीवन के लिए आवश्यक भी है। तुलनात्मक राजनीति के इसी महत्व के कारण ही विद्वान का ध्यान राजनीतिक संस्थाओं के अध्ययन के साथ साथ तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन एवं विश्लेषण की ओर आकर्षित हुआ है। तो ये आपका छोटा सा निष्कर्ष था। इसके अलावा बड़ा निष्कर्ष भी लिख सकते हो शब्दों का प्रयोग करके। पेपर में कम से कम 8 पेज का आंसर बनाया है मैंने। आप इसका 90% या 80% लिख के आ सकते हो। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।